मेरी माँ बासी रोटी खा रही होती तो जब मैं माँ से कहता आप ताज़ी रोटी खाया करो, तो वो कहती बेटा खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मेरी पत्नी कहती मुझे माँ की सोच बहुत अच्छी लगती है। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा तो पत्नी बोली कुछ नहीं हुआ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं माँ को लेकर चला गया तो डॉक्टर ने कहा कि बासी रोटी खाने के कारण खून की कमी हो गई है। अगले दिन माँ ने ताज़ी रोटी मांगी तो पत्नी की बात सुनकर मैं चौंक गया और भागकर किचन में आया और आकर देखा तो बेटा रात की रोटी रखी हुई है, तो मुझे वो दे दो, मैं खा लेती हूँ। माँ ने मेरी पत्नी से कहा था। मैंने हैरत से माँ की ओर देखा। मैं कहने लगा माँ जब ताज़ी रोटी बनी हुई है तो बासी रोटी क्यों खा रही हैं? माँ कहने लगी बेटा रात की रोटियाँ बच जाती हैं और फिर वो बर्बाद चली जाती हैं। खाना बर्बाद नहीं करते वरना भगवान नाराज़ होता है, इसलिए मैं बासी रोटी खा लेती हूँ। अब बच्चों को तो बासी रोटी नहीं खिला सकते ना, और ना कनिका सुबह नाश्ता ही नहीं करती वरना वो ही खा लिया करती, इसलिए मैं बासी रोटी खा लेती हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। माँ की अजीब बात मेरी समझ में नहीं आई थी। माना की रोटी बच जाती थी और अब वो बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि बासी रोटियाँ खाती रहें, जबकि घर में चीज़ और हर सहूलत मौजूद थी। मैंने कहा आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप आज के बाद बासी रोटी नहीं खाएंगी। जो रोटियां बच जाती हैं आप मुझे दे दिया करें, मैं गाय को डाल लाया करूँगा। इस तरह खाना बर्बाद नहीं होगा और हमें पुण्य भी मिलेगा। मेरी चिंता देखकर माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी बेटा शुरू से ही आदत है, जब तुम छोटे हुआ करते थे अक्सर मैं बासी रोटी खाकर गुजारा कर लिया करती थी। कभी कभी तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी रोटी जो तुम प्लेट में छोड़ दिया करते थे वही खा लिया करते थे और भगवान का धन्यवाद किया करते थे। उस समय घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थीं। महीने के अंत में अक्सर मैं और तुम्हारे पिताजी एक एक टाइम का खाना छोड़कर तुम्हारा पेट भरा करते थे। आज जब घर में हर चीज़ आई थी तो खाने की बर्बादी मुझसे नहीं होती। माँ की बात सुनकर मेरे दिल में माँ के लिए आदर और भी बढ़ गया था। वो कितनी धैर्यवान और सुशील औरत थी ये मैं जानता था, मगर आज दिल में उनका सम्मान और भी बढ़ गया था। मैं उठा और माँ के गले लग गया। मेरी आंखें नम होने लगीं। आज मैं जो भी कुछ था या मेरे घर में जो कुछ भी था, सब इस महान औरत के छोटे छोटे बलिदानों के कारण था। माँ ने हमारे लिए बहुत सी कठिनाइयाँ सहन की थी, पेट काटा था, पिताजी के बराबर काम किया था, घर के काम घर के काम किए मुझे पाला और इसके साथ पैसे कमाने के लिए भी मेहनत की थी। जब तब जाकर आज हम ये दिन देखने नसीब हुए थे। सब कुछ बदल गया था, मगर माँ की सादगी नहीं बदली थी। उनका अंदाज आज भी वही सादा सा था। माँ की बात सुनकर मेरी पत्नी भी मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी विशाल आपकी माँ की सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतनी अच्छी बातें करती हैं कि दिल में ही उतर जाती है। हर रोज़ कोई ना कोई नई बात इनसे सीखने को मिलती है। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि रात को रोटियाँ पूरी बनाऊँ, ताकि सुबह माँ भी ताज़ी रोटी खाएं और वो बर्बाद भी ना हो। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और कहने लगा हाँ ख्याल रखा करो, जब मेरी माँ को खाने की बर्बादी पसंद नहीं है तो कोशिश किया करो कि खाना बर्बाद ना हो। कनिका भी मुस्कुराने लगी और माँ ने भी हंसते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। मगर कुछ पलों बाद जब मेरी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था। आंखों में हल्की हल्की नमी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। माँ के चेहरे के बदले हुए हाव भाव देखकर मुझे बहुत चिंता हुई। मैं तुरंत ही उनके पास बैठ गया और कहने लगा माँ क्या बात है, आप बहुत उदास नज़र आ रही हैं, कुछ हुआ है क्या? मेरी कोई बात बुरी लग गई है या कुछ याद आ गया? मैंने तुरंत ही माँ से ढेरों सवाल किए तो वो फिर मुस्कुरा दी और कहने लगी नहीं बेटा, तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, कुछ याद भी नहीं आया, बस तुम्हारे पिताजी का ख्याल आ गया कि वो भी आज हमारे बीच में होते तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी होती। ये खुशी वाले दिन हम इकट्ठे देख रहे होते। मानती हूँ हम सब जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, गुजरे समय को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मगर जाने वालों की यादें तो पीछे नहीं छोड़ी जा सकती। वो तो हर पल याद आते हैं और उनके ना होने से दिल को दुख होता रहता है। इतनी सी बात करके माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं जानता था कि माँ पिताजी की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। मैं कोशिश किया करता था कि माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकूं, लेकिन पिताजी की याद आना और दिल का उदास हो जाना स्वाभाविक था। मैं माँ को तसल्ली और दिलासा देने के बाद अपने काम के लिए आ गया था। कुछ दिन हंसी खुशी के साथ गुजर गए, लेकिन एक दिन जब मैं देर से घर आया
तो माँ के कमरे से करहाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने ऑफिस बैग वहीं पर फेंका और जल्दी से माँ के कमरे में चला गया। माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उनके मुंह से कराहें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तेज पीड़ा में हो। मैं तुरंत उनके पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ा। माँ, क्या हुआ है आपको? बताया मुझे, क्या आपकी तबीयत खराब है? उनके माथे को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडा हो रहा था। माँ कहने लगी, बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं लग रही। सीने में और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द मेरी जान लेकर छोड़ेगा। मैंने कहा, माँ कुछ नहीं होता, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ और आप ठीक हो जाएंगी। वहीं बैठे बैठे मैंने कनिका को आवाज़ दी, मगर उस पर भी मुझे तेज़ गुस्सा आया था। मेरी माँ इतनी पीड़ा में थी, दर्द से कराह रही थी और वो बेखबर थी। कनिका दौड़ी हुई माँ के कमरे में आई थी और माँ को देखते ही फौरन माँ की ओर लपकी। कहने लगी, माँ जी आपको क्या हुआ है? क्या आपकी तबीयत खराब है? मैंने गुस्से भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, मगर कुछ कुछ कहा नहीं। मगर मेरे चेहरे के भाव से वो समझ चुकी थी कि मैं उससे बहुत नाराज़ हो चुका हूँ। मैंने तुरंत नंबर मिलाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। कनिका ने मेरा हाथ पकड़ा और माँ के कमरे से बाहर ले आई। कहने लगी, क्या बात है, आप नाराज़ हैं? मैंने कहा, हाँ, एक ही घर में रहते हुए तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है कि माँ की तबीयत खराब है। लापरवाही की भी कोई सीमा होती है। मैं तुमसे ज़्यादा लापरवाह औरत आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ का ख्याल रखा करो, उनके कमरे में चक्कर लगाती रहा करो, लेकिन आज मेरी माँ दर्द से तड़प रही हैं और तुम्हें उनकी हालत की खबर ही नहीं है। अब मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तब कनिका कहने लगी, माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा कि तुम्हें माँ का दर्द नज़र नहीं आ रहा? कैसी औरत हो तुम? क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी माँ दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए, या फिर जानबूझकर मेरी माँ को मारना चाहती हो? मेरी बात सुनकर कनिका की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, माँ खाना खाने के बाद अपने कमरे में आई थी, उस समय वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं आपके कपड़े इस्त्री कर रही थी, इसलिए माँ के कमरे में नहीं आ सकी। अभी आखिरी सूट इस्त्री कर रही थी, उसके बाद मैं माँ के कमरे में ही आने वाली थी। फिर भी मुझसे गलती हो गई। अगर आपको लगता है कि मेरा दोष है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कनिका की बात सुनकर मैं थोड़ा नरम पड़ गया था। माँ की कराहें सुनकर मैं दोबारा उनकी ओर गया। खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि फालतू में कनिका पर इतना गुस्सा कर गया, जबकि उसका दोष भी नहीं था। माँ की तबीयत की चिंता भी हो रही थी। आधी रात को कोई बड़ा डॉक्टर भी नहीं मिल सकता था। माँ को इमरजेंसी में ले जाया गया। सुबह बड़ा डॉक्टर राउंड पर आया। उसने माँ को चेकअप किया, कुछ टेस्ट किए और फिर मुझे अपने कैबिन में बुला लिया। मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर कहने लगा, देखने में अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी अच्छी जगह पर नौकरी करते हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, जी मेरी बैंक में नौकरी है और मेरी सैलरी भी अच्छी है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तब डॉक्टर कहने लगा, अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो माँ को इस हाल में क्यों पहुँचाया हुआ है? सही आहार न मिलने से उनकी तबीयत खराब हुई है। बासी खाने के कारण उनका लीवर बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब वो कोई भी ठोस आहार सहन नहीं कर सकेंगी। माएँ हमारे लिए बहुत बलिदान और त्याग करती हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ना जाने उनकी कितनी ज़िंदगी बाकी है, उसके बाद सारा जीवन आपको अकेले ही गुजारना है। डॉक्टर के पास बैठा मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। कहने लगा, डॉक्टर साहब, माँ को ही बासी रोटी खाने की आदत है। जितना मर्जी मना कर लो, वो ताज़ा रोटी नहीं खाती। अगर कुछ कह भी दो तो आगे से हमारे बचपन की बातें करने लगती हैं। शायद डॉक्टर मेरी बात समझ चुका था। कहने लगा, आपकी माँ की सेहत अब ऐसी नहीं है कि वो बासी रोटी पचा सकें या इस तरह का कोई ठोस आहार बर्दाश्त कर सकें। अच्छा है कि उनके खाने पीने का ख्याल आप खुद रखें। मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे रहा हूँ, उनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर की बात मैंने ध्यान से सुनी थी और उसकी लिखी हुई दवाइयाँ लेकर माँ को घर ले आया था। घर आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से माँ के पैरों को दबाया था। कनिका भी हमारे पास खड़ी हुई थी। मैंने माँ से कहा कि आज के बाद आप बासी रोटी नहीं खाएंगी, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने सख्ती से आपको बासी रोटी खाने से मना किया है। कनिका, तुम ऐसा किया करो कि माँ के लिए खाने में कुछ हल्का फुल्का बना दिया करो। घर के काम ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं किसी काम वाली की व्यवस्था कर देता हूँ। वो सफाई और बर्तन इत्यादि का काम कर लिया करेगी। तुम बस खाना बनाया करो और माँ का ख्याल रखा करो। मेरी बात सुनकर कनिका ने सर हिला दिया और कमरे से निकल गई, जबकि माँ कहने लगी, बेटा इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से मैं ताज़ा रोटी खा लिया करूँगी।
तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने माँ की तरफ घूर कर देखा और झूठे गुस्से से कहा, माँ अब आपने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। माँ मेरा गुस्सा देखकर हंस पड़ी और मैं भी हंस दिया। माँ की तबीयत कुछ ठीक होती देखकर मुझे सुकून आया था, वरना सच कहूँ तो मेरी जान जैसे निकल रही थी। अगले दिन मैंने छुट्टी का इरादा किया था और अपने कमरे में ही लेटा हुआ था। कनिका सुबह ही उठ गई थी और शायद किचन में थी और नाश्ता बना रही थी। मैं उठकर फ्रेश हुआ और किचन की तरफ चल पड़ा। कनिका मुझे जगाने आई थी तो मैंने उससे कह दिया था कि मैं देर तक सोऊंगा, आज मेरी छुट्टी है। मगर फिर बाद में मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए उठ गया था। इससे पहले कि मैं किचन में जाता, मेरे कानों में पड़ने वाली आवाज़ ने मुझे सकते में डाल दिया था। मैं बिल्कुल अचंभित हो गया था। अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई वहम सुना है या कोई सपना देख रहा हूँ। अभी आँख खुल जाएगी और सपना खत्म हो जाएगा। माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, कहने लगी, बहू मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी बासी रोटी खाने के कारण। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है। ऐसा करो मुझे ताज़ी रोटी दे दो। माँ बहुत प्यार और विनम्रता से कह रही थी। मुझे उनका इस तरह कहना अच्छा नहीं लगा था। वो ऐसे क्यों मांग रही थी? उनका अधिकार था अपने बेटे की कमाई पर। ये उनके बेटे का घर था, वो पूरे अधिकार से मांगती। मैं वहीं खड़ा हो गया और कनिका के जवाब का इंतज़ार करने लगा कि वो आगे से क्या जवाब देती है। मुझे लगा था कनिका कहेगी, माँ जी मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि ताज़ी रोटी खाया करें, आप खुद ही जिद करके बासी रोटी खाती हैं। मगर सब कुछ मेरी आशा के विपरीत हुआ। कनिका की कड़वी आवाज़ आई, कहने लगी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें बुढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक हो। बस ड्रामा करके अपने बेटे को मुझसे दूर करना चाहती थी, वो तो हो गया। रात की बची बासी रोटी खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ताज़ी रोटी खाने की। अभी और न जाने तुम कितना जीना चाहती हो, बासी रोटी खाने से मर नहीं जाओगी। कनिका ने इतना कहा था कि मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई। मैं दहाड़ता हुआ किचन में घुसा और कनिका का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? इतने सालों से जो मेरी माँ बासी रोटी खा रही हैं, तुम जबरदस्ती उन्हें खिला रही थी, उनके स्वास्थ्य के साथ खेल रही थी, जबकि तुम जानती हो कि मेरी माँ पहले से ही लीवर की मरीज है। कनिका मेरी बात सुनकर बौखला गई और कहने लगी, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने माँ को मजबूर नहीं किया बासी रोटी खाने पर। माँ ने सर झुका लिया, कहने लगी, हाँ बेटा, कनिका सच कह रही है, मैं तो अपनी मर्जी से बासी रोटी खाती रही हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। मगर अब मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि ज़रूर मेरी पत्नी ने ही मेरी माँ को डराया धमका कर रखा होगा। ज़रूर कुछ ऐसा होगा, कहा होगा, जिसके कारण मेरी माँ उस समय भी उसका पक्ष ले रही थी, उसकी गलती पर पर्दा डाल रही थी और अपनी गलती गिनवा रही थी। मैंने कहा, माँ मैं बाहर खड़ा होकर सब सुन चुका हूँ, किसका दोष है किसका नहीं मैं जान गया हूँ। अगर आज भी मैं ना सुनता तो न जाने कितना और अपनी माँ से अनजान रहता और मेरी पत्नी जो चाहती मेरी माँ के साथ व्यवहार करती रहती। मैंने कनिका का हाथ पकड़ा और उसे किचन से निकाल कर कहा, आज के बाद तुम किचन में नहीं आओगी, अपनी माँ का खाना मैं खुद बना लूँगा। तुम जो भी खाना बनाओगी सिर्फ अपने लिए बनाना। मेरा और मेरी माँ का खाना आज के बाद मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं जैसे भी करूँ। मेरी बात सुनकर कनिका आगे बढ़ी और मिनमिनाती आवाज़ में मुझे कुछ कहने लगी, मगर मैंने उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। माँ को सहारा देकर बाहर बरामदे में चारपाई डालकर वहाँ बिठाया और ख़ुद माँ के लिए रोटी बनाई। रोटी इतनी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी खाने लायक थी। माँ ने आंसू भरी आंखों के साथ रोटी खाई और कहने लगी, बेटा तुम्हें कनिका के साथ इतनी कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए था। कुछ भी हो वो तुम्हारी पत्नी है। माँ की बात सुनकर मैं रो पड़ा। मैंने खुद को रोक नहीं सका। कहने लगा, माँ अगर वो मेरी पत्नी है तो आप मेरी माँ हो और सबसे पहले बेटे पर माँ का ही अधिकार होता है। अगर मेरी पत्नी मेरी माँ का सम्मान नहीं करती और उसकी सेहत के साथ खेल रही है तो मुझे ऐसी पत्नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भले मैं जितना भी पत्नी से प्यार करता हूँ, लेकिन आपके लिए एक पल में अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। कनिका भी वहीं खड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर तड़प उठी, कहने लगी, नहीं विशाल, मुझे बस छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन मैं उसकी बात को सुने बिना वहाँ से निकलता चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि कनिका माँ के आसपास ही मंडलाती रहती थी। शायद उसने माँ से माफ़ी मांग ली थी और माँ ने उसे माफ़ भी कर दिया था, मगर मैं उसे माफ़ करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था। मुझे उस पर गुस्सा ही इतना ज़्यादा था कि उसकी शक्ल तक देखने का मेरा दिल नहीं करता था। इतने सुंदर चेहरे के पीछे ऐसा काला दिल छुपा होगा,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक शाम मैं माँ को खाना और दवा देकर उनके कमरे से बाहर निकला तो कनिका मेरे सामने ही आ गई और मेरे पैर पकड़ लिए। रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। माँ कभी पूरा ख्याल रखूँगी, मगर मुझसे मुँह ना मोड़ो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल। अगर तुम मुँह मोड़ लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं थोड़ी सी आपके लिए स्वार्थी हो गई थी और माँ के साथ ज्यादती कर बैठी, लेकिन मैं अपनी गलती मान भी तो रही हूँ और तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। माँ ने मुझे कब का माफ़ कर दिया है, तुम भी माफ़ कर दो। कनिका की रोने की आवाज़ सुनकर माँ भी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई और भीगी आंखों से ये सारा दृश्य देख रही थी। आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, बच्ची जब इतने प्यार से माफ़ी मांग रही है तो इसे माफ़ कर दो। अपनी गलती को मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है और कनिका ने अपनी गलती मानकर अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी कि इसे माफ़ कर दो। न जाने मेरी कितनी ज़िंदगी बची है, लेकिन मरते दम तक मुझे यही दुख रहेगा कि मेरे कारण मेरे बेटे का घर उजड़ गया। अपने बेटे का घर बसा देखने के लिए मैं कनिका की सारी ज़्यादतियों को बर्दाश्त कर रही थी, मगर उसके बाद भी अगर मेरे बेटे का घर ख़राब हो जाए तो मेरा इतना सहन करना किस काम का था। मैं एक बार फिर माँ के गले लग गया। कनिका से कहने लगा, ये देखो, इसे कहते हैं माँ। मैंने कनिका को ज़मीन से उठाया और अपने गले से लगा लिया। उस दिन के बाद कनिका बिल्कुल बदल गई। मैं जैसा चाहता था वो वैसे ही बन गई, हर तरह से मेरे रंग में ढल गई। माँ उसे देख देख कर मुस्कुराती रहती थी और उसकी बलाएं लेते नहीं थकती थी। थोड़े समय के बाद हमारे घर खुशखबरी होने वाली थी। कनिका रोने लगी और एक बार फिर माँ के पैरों में गिर गई। कहने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। जितना अत्याचार मैंने आपके साथ किया था भगवान ने मुझे दिखा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने दिल से आपकी सेवा करना शुरू की, भगवान भी मुझसे खुश हो गया और हमारे घर भी खुशी आ गई। माँ ने उसे गले लगाया और कहने लगी, बेटा सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि भगवान ने हमारे घर खुशियाँ भेजी हैं। अब पुरानी बातें याद करके अपना दिल मत दुखाओ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।